नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार यादव आज फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। कल मैंने वीडियो में इतिहास कक्षा 10 पाठ 1 में इटली का एकीकरण तक मैंने पढ़ाया था। आज इस वीडियो में उसी के आगे से लेकर चल रहा हूं। तो आइए, अगला प्रश्न हमारा इसमें था, बिस्मार्क कौन था, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। बिस्मार्क कौन था, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो आइए, बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जर्मनी एकीकरण थी। बिस्मार्क एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ था जिसकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल और केवल जर्मनी का एकीकरण था। फिर है जर्मनी का एकीकरण। 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। कब? 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना और बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और जो प्रसा के राजा थे, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो उसके बाद में जर्मनी के जो राजा बने वो कौन बने? विलियम प्रथम को जर्मनी का राजा बनाया गया। फिर अगला पॉइंट है, निरंकुशवाद क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, निरंकुशवाद क्या है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, जो अत्यंत कठोर एवं दमनकारी होता है, उसे ही निरंकुशवाद कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी एक सरकार या शासन व्यवस्था जिसके ऊपर कोई दूसरी शासन प्रणाली ना हो, जिसके द्वारा उसको कोई ये कह सके कि ये आप अच्छा कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इस प्रकार का कोई अंकुश ना हो जिसके ऊपर, जिस सरकार या शासन के ऊपर, वैसे वो व्यवस्था जो है निरंकुशवाद कहलाती है। फिर अगला प्रश्न है, बेल्जियम किस देश के अधीन था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग रफ पर नोट करते रहिए या फेयर की नोटबुक बना लीजिए, उस पर इन्हें फेयर करो और याद करते रहो। अगला प्रश्न है, बेल्जियम किस देश के अधीन था। तो बेल्जियम ऑस्ट्रिया के अधीन था। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो देखिए, उदारवाद का मतलब या व्यक्ति के लिए आज़ादी। उदारवाद का जो मतलब होता है या उदारवादी का जो अर्थ है वो है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता से क्या आशय है। नेपोलियन संहिता से क्या आशय है। तो नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे प्रशासनिक व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन 1804 ईस्वी की नागरिक की संहिता के नाम से जाना जाता है और जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया था। फिर अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी कौन था। देखिए, गैरीबाल्डी का बहुत ही योगदान है फ्रांस में जो राष्ट्रवाद हुआ, जो क्रांति हुई, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये कौन थे, इनके बारे में लिखा है, इनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो
तटीय व्यापार में संलग्न या इनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। जिस प्रकार यूरोप के तमाम व्यापारिक थे, जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था तो जो समुद्री मार्ग था उसको बंद कर दिया था। जब समुद्री मार्ग बंद हो गया था तो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था तो उसमें बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, कोई रास्ता नहीं था आने जाने का। तो यूरोप के तमाम नाविकों ने नए समुद्री मार्ग की खोज में निकले थे, जिसमें जिनका नाम आता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भी एक नाविक था और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। उसी प्रकार गैरीबाल्डी भी एक ऐसे परिवार से संबंधित थे जिनके परिवार के लोग व्यापार में संलग्न थे और वह स्वयं एक नौसेना नाविक था, नौसेना में एक नाविक था गैरीबाल्डी। फिर अगला प्रश्न, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी कौन था? तो इनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था और बाद में वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। इनका जन्म 1807 में हुआ जेनोवा में, और जब ये बड़े हुए 24 वर्ष की अवस्था में ये कार्बोनरी के गुप्त संगठन के एक सदस्य बनाए गए और ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने 2 संगठनों की स्थापना की थी। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने 2 संगठनों की स्थापना की थी, जिसमें पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों के युवा लोग थे। फिर अगला प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय। नेपोलियन की पराजय कैसे हुई? तो आइए इसी प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जानते हैं। सन 1815 में एक युद्ध हुआ था, वाटरलू। वाटरलू नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। और उसके बाद 1815 में ही एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम था वियना संधि। वियना संधि, जिसका नाम था वियना संधि, भी तैयार 1815 में ही की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, और इस पाठ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवाद क्यों पनपा? देखिए, 1871 में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव बाल्कन क्षेत्र बना, क्योंकि वहाँ भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या रखते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रवाद पनपा। देखिए, ये जो बाल्कन राष्ट्रवादी थे, ये आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे और जिस ईर्ष्या के कारण, और उसमें कारण ये था कि ये जो बाल्कन राष्ट्रवादी थे, ये अपने अपने राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हथियाने की कोशिश किया करते थे, जिसके कारण हर एक बाल्कन क्षेत्र जो होता था वो एकजुट रहता था और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते थे। तो वो चाहते थे कि मैं इतना राज्य अपना बढ़ा लूँ, क्षेत्र बढ़ा लूँ, और दूसरे प्रदेश के बाल्कन राष्ट्रवादी कहते थे कि मैं इतना क्षेत्र बढ़ा लूँ, ये मेरा क्षेत्र हो जाए। तो इस प्रकार से इनके अंदर राष्ट्रवाद पनपा था। और छोटे छोटे ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इन्हें अपलोड होने में काफ़ी समय लगता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएंगे और
वीडियो को देखने के पहले वीडियो देखने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएं वो आप तक सबसे पहले आपको पहुँचें। जय हिंद, जय भारत।